हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन आई है और बहुत से लोगों ने ये पूछा है और मैं उस क्वेश्चन का आज मैं भी आंसर देने वाला हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या उन सारे के सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम में होता है क्या? यानी प्रैक्टिकल अप्रोच पूछा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है और कैसे हम उसको एंटरटेन करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए, आज मैं सीधे तौर पर आपको मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शेयर करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से समझना चाहते हैं चीजों को। तो चलिए, वन बाय वन पहले चीजों को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी से चीजों को कनेक्ट कर लें। सीआरपीसी में कहा गया है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद, यानी चार्ज फ्रेम होने के बाद जो पहला काम होगा कि भाई पीई होगा। पीई का मतलब है प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा या प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस लाया जाएगा चार्ज फ्रेम होने के बाद। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद जब एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से आएगा तो एविडेंस का मतलब क्या होता है? यू हैव टू कंसीडर इट वेरी 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 केयरफुली। तो जैसे ही मैंने बोला कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस आएगा, इसका मतलब क्या, व्हाट इट मीन्स। तो एविडेंस शब्द जैसे आ गया वैसे ही आपको तुरंत स्टीफन साहब के सेक्शन 3 को समझना है इंडियन एविडेंस एक्ट से कनेक्ट करते हुए। वहां पर कहा गया है कि एविडेंस इज ऑफ टू टाइप्स। एविडेंस दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वो एविडेंस जो हम कहते हैं ओरल एविडेंस, और दूसरा हम वो कहते हैं जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब क्या है कि हमने कहा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर के आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट भी ला सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन अपना व्यक्ति यानी पर्सन, इंडिविजुअल को भी उतार सकता है कोर्ट रूम में। तो अगर व्यक्ति विशेष को उतार देता है, किसी इंडिविजुअल को उतार देता है अपना स्टेटमेंट दिलाने के लिए, तो वो ओरल हो जाएगा, यानी ओरल एविडेंस हो जाएगा। सो ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री। जब डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब किसी पर्सन को लेकर के आ रहा है, किसी व्यक्ति को लेकर के आ रहा है, तो वो होता है ओरल एविडेंस। अब दूसरा एक बड़ा छोटा सा पहलू होता है कि जो पर्सन गवाह के तौर पर कोर्ट में आ रहा है, उसको कैसे पता चला कि भाई स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है। सबसे जरूरी चीज, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको शेयर कर दूं कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि भाई जब कभी भी ऐसा गवाह आता है तो उसको समन भेजा जाता है। यानी उसको समन मिला तभी वो कोर्ट के समन पर कोर्ट में अपीयर कर रहा है। कोर्ट के समन भेजने पर विटनेस जो है विटनेस बॉक्स में खड़ा है। अब हम लोग एक पार्ट को लेकर के चलते हैं। डॉक्यूमेंट्री को मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, उसको मैं कभी किसी और सेपरेट पार्ट में डिस्कस करूंगा वीडियो में। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं एकदम कॉन्सेंट्रेट करके ओरल वाले पार्ट को, जो आप मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं। यानी हमने 5 लोगों को खड़ा कर दिया, 10 लोगों को खड़ा कर दिया, 100 लोगों को खड़ा कर दिया। वो तो अभी क्या हो गया कि प्रोसिक्यूशन व्यक्ति को, पर्सन को लेकर के आ रहा है कोर्ट रूम में। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आता है कोर्ट रूम में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, तो जो स्टेटमेंट वो बोल करके देगा उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ओरल एविडेंस। तो जब व्यक्ति आएगा तो सबसे पहला काम उसके साथ क्या होने वाला है? जिस व्यक्ति का आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट विटनेस के तौर पर आना है, या जो विटनेस है, उसका सबसे पहले ओथ होता है। जो आप देखते हैं कि मैं गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वो जो है, वो ऑन ओथ, उसको हम कहते हैं ऑन ओथ। मैं आपको यहाँ पर लेके शो करता हूँ, देखिए। यहाँ देखिए पहले, ऑन ओथ, ये होता है ऑन ओथ। यानी ऑन ओथ का मतलब हो गया शपथ पूर्वक बयान। तो अब शपथ पूर्वक मतलब अब क्या है? अब कोई भी बंदा जो है वो शपथ पूर्वक सब कुछ कहेगा, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा। वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके ऊपर जो आईपीसी के रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जिसको हम परज्यूरी बोलते हैं, उन सेक्शंस के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा? बुक किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या हो गया कि उस पर कसम, उसको कसम दिला दी गई, नंबर 1।
नंबर टू, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग जो कि मुझे पहले शायद बताना चाहिए था, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ नंबर टू पर, कि जिस किसी पर्सन को हम स्टेटमेंट दिलाने के लिए लाते हैं, वो पर्सन, स्टेटमेंट के मामले में वो पर्सन होना चाहिए जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसके साथ या तो घटना हुई है या जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। अब मैं ये क्यों क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि भाई ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, जो कि आपको पता है जो सेक्शन 59 और 60 के अंदर जो प्रोविजन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बातें कह पा रहा हूँ। चलिए मैं इसको पहले यहाँ पर हटा देता हूँ। यानी सेक्शन 59, सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट लग गया, आपने इसको अप्लाई कर दिया जैसे ही पर्सन आ गया तब, अब ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए। अब यहां पर एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज बनता है, हो गया, होगा क्या कि उस व्यक्ति का तीन तरीके से एग्जामिनेशन होता है, जो पर्सन आएगा उसका तीन तरीके से एग्जामिनेशन होता है। पहला कहते हैं जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं री एग्जामिनेशन। अब ये वाला प्रोविजन कि भाई एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा, और ये सारी बातें कहाँ मेंशन की हुई हैं, ये तीनों ये जो बातें हैं ये सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन की हुई हैं। तो अब बंदा चल के आ गया सम्मन मिलने के बाद, तो उसके साथ पहले क्या होगा, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद उसका री एग्जामिनेशन होगा। ये बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा, री एग्जामिनेशन में क्या होगा, कौन करेगा, इसके बारे में सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत सिंपल बात करता है, बहुत सिंपली बात करता है कि क्या होता है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है, जिस पार्टी ने, जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं प्रोसिक्यूशन की, तो प्रोसिक्यूशन ने अगर विटनेस को बुलाया है, तो जो विटनेस है वो प्रोसिक्यूशन के तरफ से बातों को रखेगा, यानी प्रोसिक्यूशन की बातें ही रखेगा, उसको हम कहते हैं उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ। अब एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी करती है, एडवर्स पार्टी के लॉयर एडवोकेट करते हैं। उसके बाद कोई नया फैक्ट मान लीजिए इन केस क्रॉस एग्जामिनेशन में निकल गया है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए री एग्जामिनेशन होता है। तो खैर वो अलग पार्ट है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने आप को जरा कॉन्सेंट्रेट करें कि अब हमारा जो विटनेस है उसके साथ एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वकील साहब कोर्ट में खड़ा कर देंगे गवाह को, और सीधे सीधे तौर पर बोलेंगे हाँ जी बताओ तुम्हारा नाम क्या है। सबसे पहले बोलेंगे कि जज साहब की तरफ देखो और बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम घटना के बारे में क्या जानते हो, ये लाइन बोल देते हैं। अब क्या होगा कि जो विटनेस है वो जज साहब की तरफ मुंह करके बोलता है कि हाँ जी मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सो ब्ला ब्ला ब्ला, और घटना क्या हुई थी वो पूरी की पूरी ए टू जेड जज साहब की तरफ बता देता है। तो जो घटना होती है वही घटना मोस्टली एफआईआर में मेंशन होती है 99.99% केसेस में, एक आध परसेंट भागेगा 0.1%। तो खैर, तो घटना जो होती है वो पूरा घटना का ब्यौरा दे देता है, दैट इज एग्जामिनेशन चीफ। अब सुनिए ये तो हो गई बात, अब इसी में दो तीन चीजें और समझिए। अब यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 का एप्लीकेशन हो जाएगा। कैसे होगा और क्यों होगा ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आपको साक्ष्य देना ही है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको साक्ष्य देना है, अगर आपको एविडेंस देना है, तो आप किसका एविडेंस दे सकते हैं, रिलेवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू का ही आप दे सकते हैं। दैट इज द पार्ट जो कि सेक्शन 5 में मेंशन किया हुआ है। सो एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and no others। तो कहने का मतलब क्या, सेक्शन 5 अप्लीकेबल हो गया कि जो पर्सन आया है वो सिर्फ उसी बात को रखेगा जो घटना से कनेक्टेड है, जो रिलेवेंट है, या जो फैक्ट इन इश्यू है यानी विवादक तथ्य है उसके बारे में बात करेगा, या सुसंगत तथ्य के बारे में बात करेगा।
अब सेक्शन 5 का भी एप्लीकेशन हो गया। अब सेक्शन 5 का एप्लीकेशन हो गया। अब जो भी बातें जो बताएगा गवाह, विटनेस, वो बातें रिलेवेंट होनी है या वो बातें फैक्ट इन इशू के अंदर आनी है। तो जो बातें वो बताएगा वो रिलेवेंट होनी है, तो रिलेवेंट कैसे होंगी, रिलेवेंट हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? तो एज फार एज रिलेवेंसी इज कंसर्न, अगर गवाह आता है, गवाह अपना कोई बयान देता है, तो उसके बयान सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 के बीच में कहीं भी फॉल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। यानी जो कुछ भी वो बता रहा है वो सेक्शन 5 से 55 के अंदर के ही बात होनी चाहिए। चाहे वो, अगर मान लीजिए अक्यूज्ड के बारे में बात कर रहा है, तो इट मे बी अ मोटिव, इट मे बी अ प्रिपरेशन, तो कुछ भी हो सकता है, मोटिव हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी की बात हो सकती है, और बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पर सेक्शन 5 टू 55 के बीच में दी गई हैं, वो सब कहीं ना कहीं आनी चाहिए। यानी जो बता रहा है वो रिलेवेंसी के अंदर होनी चाहिए, दैट्स इट। अब उसने रिलेवेंसी की बात कर दी, रिलेवेंसी का मामला आ गया, तो सेक्शन 5 से 55 का पार्ट ऑटोमेटिक कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर उसके बाद जो कंसीडर करने वाली होती है, वो होता है कि अगर गवाह आया है, तो अब गवाह अपनी जो दिए हुए स्टेटमेंट होते हैं उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। दैट इज स्टॉपेल का प्रिंसिपल अप्लीकेबल हो जाएगा। अब स्टॉपेल का अगर प्रिंसिपल अप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब है सेक्शन 115, 116 एंड 117 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी अप्लीकेबल। ठीक है। तो अब क्या हो गया, गवाह आता है, अपना स्टेटमेंट देता है, शपथ पूर्वक बयान देगा, सेक्शन 5 के हिसाब से रिलेवेंट फैक्ट बताएगा, फैक्ट इन इशू के बारे में बात करेगा, जो बातें वो बताएगा दैट मस्ट बी अ रिलेवेंट वन, वो सेक्शन 5 टू 55 के बीच में रिलेवेंट होना ही चाहिए। अब वो फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल जो होते हैं, स्टॉपेल का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ जो स्टॉपेल है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये सब तो सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि चलो इतनी सारी बातें बताने के बाद भी क्या एडमिसिबल होगा, क्या एडमिसिबल नहीं होगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड? सो ऑफ कोर्स द जज इज गोइंग टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट। जो कुछ भी उसने स्टेटमेंट दिया, कौन सा फैक्ट, कौन सी बातें, कौन से तथ्य जो है एडमिसिबल होंगे या नहीं होंगे, ये भी ये कहां से आने वाला है? ये जज की तरफ से आने वाला है। तो ये जज ही डिसाइड करेंगे। ये बात कहां मेंशन की गई है? ये बात आपको मिलेगी सेक्शन 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, 136 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। मामला खत्म। जब एग्जामिनेशन इन चीफ होना था, जज साहब ने डिसाइड करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यहीं पर बात खत्म। तो ये जो पार्ट आता है ना, यहां तक का जो पार्ट आया, वो एग्जामिनेशन इन चीफ तक का पार्ट आया। अब इसी में दो तीन चीजें और मैं आपको शेयर करता हूं, थोड़े हट करके। पहली चीज ये, अब एग्जामिनेशन इन चीफ जैसे कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद आपका आता है क्या? क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखो भैया, क्रॉस एग्जामिनेशन के कुछ अलग ही फंडे हैं, कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन कुछ अलग ही पॉइंट डिस्कस करता रहता है। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या डिस्कस करेगा, वो आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को सिर्फ डॉक्यूमेंट लेकर के कोर्ट में आने के लिए कहा गया था। कोई पर्सन है, उसके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट लेकर के उसको कोर्ट में आने के लिए समन भेजा गया था। सो समन हैज बीन इशूड और सेंड बाय द कोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो जब डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आ रहा है। तो जो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर के आ रहा है, उसको आप यहां पर पकड़ करके उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेक्शन 139 इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है। इसी तरीके के और भी कुछ बातें हैं कि जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में डील होते हैं। तो खैर, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन को अगर मैं यहाँ डील अभी करूंगा तो काफी लंबा और बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, क्या सीखा? हम लोगों ने बस इस पॉइंट को पकड़ के चले कि प्रैक्टिकल में अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, तो ओरल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्शंस जो हैं स्टार्टिंग में क्या क्या रिलेवेंट होते हैं और क्या क्या कनेक्टेड होते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल में। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द
इंडियन एविडेंस एक्ट एज फार एज ओरल स्टेटमेंट इज कंसर्न। ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये मटेरियल समझ में आया होगा, सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सही लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना। बाकी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैं कहूंगा। और अगर हाँ ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं तो फिर आप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।